हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। कैसे हैं आप? इसको एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप सब लोग कैसे हैं? भारतीय संविधान की सीरीज में आज हम भाग 5 पढ़ेंगे। भाग 5 यानी हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के अलावा हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश के लेक्चर्स मिल रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, स्टैटिक जीके आपको मिल रहा है, करंट अफेयर आपको मिल रहा है, बायोलॉजी भी आपको मिल रहा है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आप चाहते हैं कि हम आपको वो पढ़ाएँ, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, जीएस का कोई सब्जेक्ट है या कोई कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट कोई भी है, अगर आपको लगता है कि उसमें आपको प्रॉब्लम आती है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसकी नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है? आज इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको भारतीय संविधान का भाग 5 स्टार्ट करूँगा और भाग 5 के अंतर्गत हम इसमें 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे, यानी भाग 5 और भाग 5 के अंतर्गत हम 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें कि एक आता है कार्यपालिका, फिर संसद, राष्ट्रपति की शक्तियाँ और फिर संघ की न्यायपालिका और उसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक। यहाँ तक पढ़ने के बाद हमारा भाग 5 कंप्लीट होगा, ठीक है? कार्यपालिका के अंतर्गत हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद पढ़ते हैं, भारत का महान्यायवादी पढ़ते हैं। ठीक है? उसके बाद हम संसद पढ़ेंगे और उसके बाद संसद के अधिकारी। तो मैं इनको एक बार नोट करके आपको बता देता हूँ कि इस भाग 5 के अंतर्गत हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें संसद और संसद के अधिकारी पढ़ेंगे। संसद के अधिकारी मतलब कि अगर राज्यसभा की बात करें तो सभापति और उपसभापति और अगर लोकसभा की बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। बात क्लियर है? उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें उच्चतम न्यायालय और उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग। यहाँ तक पढ़ने के बाद हमारा इसमें भाग 5 कंप्लीट होगा, ठीक है? वैसे संविधान में जो दिया हुआ है वो 5 अध्याय दिए हुए हैं। बट हम 5 अध्याय के बारे में हमने सिर्फ ज़िक्र कर दिया आपसे कि हम उसके अंतर्गत पढ़ते हैं कार्यपालिका और कार्यपालिका के अंतर्गत मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। ये कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। अभी आप कन्फ्यूज़ ना हों कि कार्यपालिका क्या है? मैं आपको अभी प्रॉपर तरीके से बताऊँगा। आपने कई बार सुना होगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन तीनों में अंतर क्या है? वो मैं अभी आपको बताऊँगा। जस्ट आप पहले ये समझिए कि हम कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी पढ़ेंगे। ठीक है? उसके बाद हम विधायिका के अंतर्गत पढ़ेंगे संसद को और संसद के अधिकारी को। बात क्लियर है? चलिए और उसके बाद फिर हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक पढ़ेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम विधिवत पढ़ेंगे। जस्ट मैंने आपको ये बताना चाह रहा था कि अ, संविधान में हमारे 5 अध्याय दिए गए हैं और उन 5 अध्याय के तहत हम इन टॉपिक्स को इसमें कवर करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में अंतर क्या है? ये सब चीज़ें हैं क्या? तो देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ विधायिका। विधायिका का मतलब होता है कि अगर केंद्र में देखें तो लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों मिलकर के हमारे देश के लिए कानून बनाती हैं। विधायिका तो मतलब विधि, शुरुआत का आप शब्द देखिए, शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा विधि, यानी जो कानून बनाए उसी को हम कहते हैं विधायिका। और हमारे देश के लिए कानून कौन बनाता है? राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, ठीक है। अगर यही बात करें राज्य में, तो राज्य में कौन बनाता है? विधानसभा, और जहाँ पर विधान परिषद है, वो विधान परिषद मिलकर के कानून बनाती है। तो वो राज्य की विधायिका हो गई और ये केंद्र की विधायिका हो गई। तो विधायिका मतलब कानून बनाने वाला, ठीक है? जो कानून बनाता है। तो कानून कौन बना रहा है? संसद बना रहा है, ठीक है? विधायिका आपको समझ में आ गई। विधायिका के बाद आता है कार्यपालिका। अब ये देखिए, कार्यपालिका जो शब्द है, कार्यपालिका का मतलब है कार्य करने वाला। कार्यपालिका कार्य का पालन करने वाला। तो देखिए, जो विधायिका ने कानून बनाया,
इस कानून को अप्लाई कौन करवाएगा, इस पर कार्य कौन करेगा, तो वो करेंगे कार्यपालिका। और कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन होगा, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद से आप समझ लीजिए, मंत्रिपरिषद में सभी आते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ये सभी मंत्री मिलाकर के हम मंत्रिपरिषद बोलते हैं। ये भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा जैसे जैसे हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी आपको ये समझना है कि विधायिका क्या है और कार्यपालिका क्या है। तो कार्यपालिका समझ रहे हैं, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, जो अधिकारी वगैरह हैं, न्यायवादी, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ये सब अधिकारी जो विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको हमारे देश में या राज्य में लागू करवाते हैं, उस पर कार्य करते हैं, वही हमारे क्या है, कार्यपालिका के सदस्य हैं, ठीक है। सभी लोग जितने भी अधिकारी वर्ग हैं वो सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। विधायिका के अंतर्गत कौन आता है, संसद या फिर विधान मंडल। बात क्लियर है इतनी, चलिए। इसके बाद विधायिका, कार्यपालिका, अब हम देखते हैं न्यायपालिका। ये गायब हो गया शायद, विधायिका के बाद हमने लिखा था यहाँ पर कार्यपालिका, ठीक है। ये हमने कार्यपालिका को समझा, यहाँ पर विधायिका को समझा। अब हम न्यायपालिका को समझते हैं। देखिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण होगा, ये राज्य का दायित्व बनता है। ये मैंने आपको आर्टिकल नंबर 50 पढ़ाया था, ठीक है। एक रिकॉल करा रहा हूं मैं यहाँ पर, आर्टिकल नंबर 50 पढ़ा था, उसमें बताया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण रहना चाहिए, मतलब कि इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। कार्यपालिका अपना काम करती रहे, न्यायपालिका को इससे कोई लेना देना नहीं है। न्यायपालिका बीच में तब आती है जब विधायिका के द्वारा बनाया हुआ कानून, जब ये लोग प्रॉपर तरीके से उसको लागू नहीं करते हैं, जो कानून बना दिया विधायिका ने लेकिन उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं या लागू करने में कोई दिक्कत कर रहे हैं ये लोग, तब न्यायपालिका की एंट्री होती है। अदरवाइज न्यायपालिका का पृथक्करण है, न्यायपालिका शांत पड़ी रहती है, उसका कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है। वो किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं करेगी, वो बस उसका काम ये है कि विधायिका के द्वारा बनाया हुआ कानून अगर कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो सब उसको अगर लागू नहीं कर पा रहे हैं या उसको प्रॉपर तरीके से लागू नहीं कर रहे हैं, तब न्यायपालिका की एंट्री होती है। तो न्यायपालिका के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, मतलब कि विधि बनाने वाला कौन हो गया, विधायिका, और उसका पालन करने वाला कौन हो गया, कार्यपालिका। और अगर इन दोनों में अगर कोई दिक्कत आती है तब होती है एंट्री न्यायपालिका की। और न्यायपालिका से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय को हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात आपने यहाँ पर समझ ली। अब हम स्टार्ट करते हैं कि देखिए कार्यपालिका के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि कार्यपालिका दो तरीके की है, एक है संघीय कार्यपालिका और एक है राज्य कार्यपालिका, ठीक। संघीय कार्यपालिका हम भाग 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे, भाग 5 के अंतर्गत, जबकि राज्य की जो कार्यपालिका है उसको हम भाग 6 के अंतर्गत पढ़ेंगे। बस आप ये जानिए कि संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद कह लीजिए या महान्यायवादी, इन सबको पढ़ेंगे। जबकि जब हम राज्य का कार्यपालिका पढ़ेंगे तब वहां पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद यानी राज्य का जो मंत्रिपरिषद है उसको, और महाधिवक्ता, इन सबको पढ़ेंगे। तो अभी हम फिलहाल क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी फिलहाल हम भाग 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सिर्फ अभी संघीय कार्यपालिका को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप ये बताइएगा कि अभी मैंने आपको कार्यपालिका का मतलब समझा दिया, तो हमारे देश में जो कार्यपालिका है इसका उद्देश्य क्या है या फिर इसकी विशेषता क्या है, फीचर्स क्या क्या हैं। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि इसके फीचर्स आपको क्या समझ में आए, भारतीय कार्यपालिका की जो विशेषता है वो आपको क्या लगी, जैसा कि हमारे देश में चल रहा है, ठीक है। आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपकी समझ कितनी है। अगर आप सिर्फ इतना एक शब्द समझ चुके हैं कि कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है, तो इनके बारे में आप और कितना बता सकते हैं इतनी बात समझने के बाद। और आप, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में तो आ गई है कि कार्यपालिका है क्या, तो फिर इसकी विशेषता क्या है ये एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है राष्ट्रपति, इसको शुरू करने जा रहे हैं।
और आप राष्ट्रपति जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप प्रॉपर तरीके से उसको नोट करिएगा, ठीक है? और आप बहुत बारीकी से उसको समझने की कोशिश करना कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है? मेरी गारंटी है, आप किसी भी बुक को उठा कर के उसके क्वेश्चन लगाइएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाएँ, मेरी गारंटी है। आप अच्छे से एक बार पढ़ के देखिएगा इसको, ठीक है? चलिए, अब हम राष्ट्रपति स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति के अंतर्गत हम शुरुआत के भाग 5 में कौन-कौन से आर्टिकल पढ़ते हैं, वो मैं आपको आर्टिकल पहले इसमें बता देता हूँ। सबसे पहला आता है पावन। देखिए 51 तक तो हमने पहले पढ़ लिए थे। अब भाग 5 शुरू हो जाता है तो उसमें 52 का आर्टिकल सबसे पहला है और 52 का ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है? 53 ये पढ़ेंगे और 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होगी। यहाँ पर लिख देते हैं कार्यपालिका शक्ति। और 54 कहता है, देखिए मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ आपको 52, 53, 54, 55 ये आपको पूरे जितने मैं बताऊँगा आपको याद करने हैं। क्योंकि एग्ज़ामिनर राष्ट्रपति से क्वेश्चन बहुत पूछता है। उसके आर्टिकल्स हों या उसकी शक्तियाँ हों या फिर उसके दायित्व हों, सभी को बहुत बारीकी से पूछता है। मतलब कि ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं होता जिसमें एक राष्ट्रपति का क्वेश्चन ना हो। इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा और इसकी मोस्टली हर चीज़ आपको याद करनी चाहिए। ठीक है? तो 52, 53 और 54, 54 में कहा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है निर्वाचन। वो आपसे आर्टिकल भी पूछ लेता है और पूछ लेता है कि 54 में क्या दिया हुआ है। तो 54 में है निर्वाचन कैसे होना है। ठीक है? 55 यहाँ पर तो बताया है कि निर्वाचन कैसे होना है और आगे बताता है कि निर्वाचन की रीति क्या होगी, प्रोसीजर। अभी हम सिर्फ इसके आर्टिकल्स को बता रहे हैं कि आर्टिकल्स में क्या-क्या दिया हुआ है, ठीक है? अभी जैसे कि इसमें हमने ये शब्द देखा कि उसका निर्वाचन, अब ये निर्वाचन कैसे होता है ये मैं आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ आर्टिकल्स देख रहे हैं और बारी-बारी फिर आर्टिकल्स के हिसाब से देखेंगे उन टॉपिक्स को, जैसे कि निर्वाचन है, निर्वाचन की रीति क्या है और रीति में क्या-क्या होता है, वो सब चीज़ें हम समझेंगे। 56 आर्टिकल आता है, जिसमें कि राष्ट्रपति की पदावधि है, उसका कार्यकाल कितना होगा और 57 राष्ट्रपति एक बार निर्वाचित होने के बाद क्या दूसरी बार निर्वाचित हो सकता है? तो यही इसकी पात्रता यानी जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है, ये दी हुई है इसमें। इसमें आर्टिकल नंबर 57 में। तो दोबारा निर्वाचित होने की पात्रता। 58 इसमें दी हुई है, यहाँ तो दोबारा निर्वाचित होने की है और यहाँ पर है कि निर्वाचित होने की क्वालिफ़िकेशंस क्या-क्या होनी चाहिए। उसके पास कौन-सी डिग्री होनी चाहिए, वो कहाँ का रहने वाला होना चाहिए, ये सब इसमें आर्टिकल नंबर 58 में दिया हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पर मैं सिर्फ़ क्वालिफ़िकेशन लिख देता हूँ। क्वालिफ़िकेशंस 59 राष्ट्रपति के पद के लिए क्या-क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, यानी उसकी शर्तें दी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ़ शर्तें लिख देता हूँ। आप अपने तरीके से मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप अपने तरीके से आपको जैसे लगता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, उसके हिसाब से आप समझिएगा और उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है? 60 और 60 में कहा गया है, राष्ट्रपति के द्वारा जो ओथ ली जाती है, शपथ, यहाँ पर शपथ शपथ आएगी और 61 मोस्ट इम्पोर्टेंट 61 61 में हम पढ़ेंगे महाभियोग। अगर आपने पहले ये शब्द सुना है, तो आपको मैं ये समझाऊँगा कि ये महाभियोग में लगाया कैसे जाता है और आपने नहीं सुना है, तो फिर आपको ये समझ में आ ही जाएगा कि महाभियोग क्या होता है। हो सकता है कि आपने ये पहले शब्द सुना हो, लेकिन आपको ये प्रॉपर तरीके से शायद ना पता हो कि महाभियोग की प्रक्रिया होती क्या है? कैसे-कैसे महाभियोग लगाया जाता है? शुरुआत कैसे होती है? ठीक है? हम 61 तक अभी समझ लेते हैं। तो 61 तक मैंने आपको बता दिया, आपको याद करना है। 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति, आप इसको याद करेंगे। 52 में भारत का राष्ट्रपति, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। 54 में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी? प्रोसीजर क्या होगा? ठीक है? 56 में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल, वो कितने समय के लिए राष्ट्रपति बना रहेगा निर्वाचित होने के बाद। ठीक है? 57 में हम पढ़ेंगे कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद वो दोबारा निर्वाचित होने की उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए? 57 में पढ़ेंगे। 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी क्या-क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए?
वो कितने उम्र का होना चाहिए, उसके पास कौन-सी डिग्री होनी चाहिए, वो कहाँ का निवासी होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 58 में पढ़ेंगे। 59 में उसके पद की टर्म एंड कंडीशंस क्या-क्या हैं, इसको पढ़ेंगे। और 60 में हम पढ़ेंगे शपथ, वो शपथ किसके द्वारा लेता है, कौन उसको शपथ दिलाता है। बात क्लियर है? और 61 में पढ़ेंगे उसका महाभियोग। और महाभियोग मैं आपको बता दूँ कि महाभियोग एक हटाने की प्रक्रिया है। शपथ उसने ले ली और उसके बाद फिर उसको हटाया जा रहा है। तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, पहले उसने शपथ ले ली और उसके बाद उसको हटाया जा रहा है। महाभियोग प्रक्रिया उस पे चलाई जाती है। ठीक है? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें बारी-बारी से इनको समझेंगे। ठीक है? देखिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यहाँ पे ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी। आर्टिकल नंबर 53 जो कि ये कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, देश पर शासन नहीं करता है। अगर कहें कि कार्यपालिका शक्ति इसके अंदर निहित होती है, मतलब राष्ट्रपति के पद में निहित होती है कार्यपालिका की शक्ति। लेकिन अगर वास्तविक प्रमुख देखें तो वास्तविक प्रमुख ये नहीं है, ये सिर्फ संवैधानिक प्रमुख है। वास्तविक प्रमुख हमारे पीएम होते हैं। राष्ट्रपति साधारणतः मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। जैसे बोल दिया मंत्री ने कि मंत्रियों ने मिल करके कि ऐसे होना चाहिए, तो राष्ट्रपति को वो वैसे ही करना पड़ता है। इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य भी है। ठीक है? राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ उसके स्वविवेक भी दिए गए हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? आई होप 53 में सिर्फ इतनी सी बात है कि वो कार्यपालिका शक्ति उसके अंदर निहित होती है राष्ट्रपति पद के अंदर। इसमें मेन बात आती है 54 की। तो 54 में निर्वाचन है। अब हम इसका निर्वाचन देखते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। आपको निर्वाचन को थोड़ा अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले निर्वाचन में हम ये जानेंगे कि इसका निर्वाचन करवाता कौन है। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, चुनाव करवाएगा। जैसा कि हमने जब संविधान के स्रोत पढ़े थे, तब मैंने आपको ये बताया था कि राष्ट्रपति का जो पद है, वह कहाँ से लिया गया है, ये बताया था। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, वो कहाँ से प्रेरित है, ये भी बताया था। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर आप वाकई में सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, का जो प्रोसीजर है, वो किस देश से लिया गया है? तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर हम देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिखता नहीं हूँ, उस पॉइंट को आप मुझे बताएँगे। ठीक है? चलिए, अब निर्वाचन के सदस्य देखते हैं और निर्वाचन सदस्य कौन-कौन होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन-कौन भाग लेता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है इस क्वेश्चन को, तो आप इसको थोड़ा-सा अच्छे से समझना। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, तो सबसे पहली बात इसमें कौन-कौन भाग लेता है? तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें बताएँ आपको, पहला तो भाग लेता है लोकसभा, दूसरा इसमें भाग लेता है राज्यसभा और तीसरा विधानसभा। जैसा कि हमने कई बार पढ़ा है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं। ऐसा ही राज्यसभा में होता है और ऐसा ही विधानसभा में होता है। यानी हर जगह क्या हो रहा है कि कुछ निर्वाचित सदस्य होते हैं, बट कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है लोकसभा में और राज्यसभा में, और विधानसभा में देखें तो वहां पर राज्यपाल करता है। ठीक है? लेकिन आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है? और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य।
यहाँ पर जो नॉमिनेट किए जाते हैं यानी जो मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं और विधानसभा के भी वही सेम निर्वाचित सदस्य। ये बात हम जो कर रहे हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ये बात थी 1992 तक की। लेकिन 1992 में 70वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 70वां संविधान संशोधन। और उसमें ये हुआ था 1992 में। और उसमें क्या किया गया कि विधानसभाएं सभी विधानसभाएं नहीं, मतलब कि वो विधानसभाएं जो केंद्र शासित प्रदेश में हैं, जैसे कि दिल्ली में भी है, पुदुचेरी में भी है, तो यहाँ के भाग नहीं लेते थे। लेकिन होते तो वो भी निर्वाचित थे ही, लेकिन होते तो वो भी निर्वाचित थे ना, लेकिन उनको शामिल नहीं किया जाता था। इसके लिए 70वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा को भी क्या कर दिया गया? शामिल कर लिया गया। तो याद रखेंगे दिल्ली प्लस पुदुचेरी। अब हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में ये 4 लोग शामिल हैं। पहले 4 लोग शामिल नहीं थे। पहले सिर्फ 3 थे। पहले था लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन अब 1992 से दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी क्या होंगे? शामिल होंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। आपको विशेषकर इसमें नोट डाल के लिखना है विशेष। हमने यहाँ पर विधानसभा की बात कर ली, लेकिन विधान परिषद की बात नहीं की। तो आपको यहाँ पे नोट डाल के यही लिखना है कि विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेती है। ठीक है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। ठीक है, मैं आपको वो बताऊंगा कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। ठीक है। संसद में जो मनोनीत सदस्य हैं, नॉमिनेटेड, उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया। ठीक है। और साथ में विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो भी भाग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि मान के चलिए कि किसी विधानसभा के एक विधायक ने वोट दिया, उत्तर प्रदेश का है वो, और एक सदस्य है वो है उत्तराखंड का। तो क्या दोनों का वोट बराबर होगा? एक और एक नहीं, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सभी विधायकों का जो वोट मत होता है वो अलग-अलग होता है। उनकी विधानसभा पे डिपेंड करता है वो, ठीक है? तो उसका एक फ़ॉर्मूला चलता है और वो फ़ॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। यानी उनके जो वोट का जो मूल्य है, वो निर्धारण जो होता है, वो एक फ़ॉर्मूले पे होता है। वो फ़ॉर्मूला क्या है? पहले हम विधायक का बताते हैं। विधायक। अब विधायक के वोट का मूल्य निकालना है हमें। तो उसके लिए क्या होगा कि जिस विधानसभा से वो है, उस विधानसभा की जनसंख्या, तो यानी प्रदेश की जनसंख्या, तो क्या प्रदेश की जनसंख्या 2000 अब आने वाली है 2021 की, तो क्या ये जनसंख्या नहीं, ये यहाँ पर जो काउंटिंग चली आ रही है वो 1971 के हिसाब की चली आ रही है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि प्रदेश की जनसंख्या 1971 के हिसाब से है, अपॉन इसको डिवाइड किया जाता है इस विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1000 का। ये तो है विधायक के वोट का मूल्य निकालने का तरीका। तो उसमें आप क्या करेंगे? अगर किसी विधायक के वोट का मूल्य निकालना है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो उसमें प्रदेश की जनसंख्या जो कि 1971 के हिसाब की होनी चाहिए, उस जनगणना के हिसाब की 1971 के, उसको डिवाइड करना होता है जिस विधानसभा से वो विधायक है, उसमें कुल कितने निर्वाचित सदस्य हैं, नॉमिनेटेड नहीं, निर्वाचित सदस्य, उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, प्रदेश की कुल जनसंख्या हो, और उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप विधायक के वोट का मूल्य निकाल पाएंगे। ठीक है। जब आप विधायक के वोट का मूल्य निकाल लेंगे,
फिर आती है बात सांसद की, तो सांसद का जो वोट का मूल्य है वो विधायक के से ही संबंधित है। अब सांसद का निकालते हैं, विधान सभाओं की निर्वाचित सदस्यों का वोट मूल्य, और इसको डिवाइड कर देंगे हम सदस्यों के, दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्यों से, और इसको डिवाइड कर देंगे हम संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से, संसद के दोनों सदन के कुल निर्वाचित सदस्यों से। तो हम सांसद का क्या निकाल पाएंगे, वोट का मूल्य निकाल पाएंगे। आर्टिकल नंबर 54 में निर्वाचन से संबंधित चीजें थी, वो हमने निर्वाचन देख लिया कि कौन कौन भाग लेता है। अब हम आर्टिकल नंबर 55 देख लेते हैं, और 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली और मतगणना पद्धति जो है उसके बारे में दिया गया है। तो निर्वाचन किस प्रकार होता है, वो प्रणाली को कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और मतगणना की पद्धति जो है वो है एकल संक्रमणीय पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये पद्धति होती क्या है। उससे पहले आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राष्ट्रपति के मतगणना की एकल संक्रमणीय पद्धति ये किस देश से ली गई है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि एकल संक्रमणीय पद्धति किस देश से ली गई है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि एकल संक्रमणीय पद्धति के जन्मदाता वो बोले जाते हैं ब्रिटिश के हैं, और उनका नाम है हैमर। लेकिन इसको सबसे पहले जो लागू किया वो किया एक व्यक्ति हैं डेनमार्क के, वहां पे मंत्री थे, उनको एंडे कहते थे। एंडे एंडे ने एकल संक्रमणीय पद्धति को अपने यहाँ यानी डेनमार्क में सबसे पहले लागू किया। इसीलिए एकल संक्रमणीय पद्धति को हम एंडे सिस्टम भी कहते हैं। एंडे तंत्र बोल दीजिए, एंडे सिस्टम। ठीक है, इसमें किस प्रकार से वोटिंग होती है, देखिए मान के चलिए कि राष्ट्रपति के लिए 3 प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी ए, बी और सी, और इसमें वोट देने का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को है। मान के चलिए कोई सांसद अगर वोट दे रहा है तो वो देना चाहता है बी को, तो वो बी को वोट भी देगा और ए को भी देगा और सी को भी देगा, वो तीनों को वोट देगा, लेकिन वो अपनी प्रायोरिटी में वरीयता में बी को पहले नंबर पे रखेगा। तो वो इस प्रकार लिखेगा, यानी नंबर 1 बी और नंबर 2 पे रख देगा सी। वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको अपना मत देना चाहता है, उस तरीके से वो वरीयता क्रम में रखता जाएगा। तीसरे नंबर पे ए को रख देगा। ठीक है, तो अब उसने इस प्रोसेस को क्या दिखाया कि ये वरीयता क्रम है। वरीयता क्रम में वो ए को चुन रहा है, बी को चुन रहा है, सी को, यानी तीनों को चुन रहा है, बट वरीयता क्रम में ए को पहले नंबर पे रख दिया, दूसरे नंबर पे किसी और को रख दिया और तीसरे पे किसी और को रख दिया। ठीक है, निर्वाचन में राष्ट्रपति के में उम्मीदवार कई हो सकते हैं, निर्विरोध भी हो सकता है कोई, तो वहां पे चॉइस नहीं बनती है, लेकिन बी और सी अगर 2 और हैं तो हम उनको वरीयता क्रम में रख देते हैं। इसीलिए आप याद रखेंगे कि एकल संक्रमणीय पद्धति को हम वरीयता क्रम पद्धति भी कहते हैं। वरीयता क्रम पद्धति। ठीक है, यानी आप जब सामान्यतः विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में जब मत देने जाते हैं तो आप दिए हुए कैंडिडेट्स में से एक को अपना वोट दे के आते हैं, यही करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा नहीं होता, वहां पे सभी को वोट देना होता है, लेकिन वरीयता क्रम में। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि ये क्या ईवीएम के थ्रू दिए जाते हैं, तो नो, यहां पे ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, यहां पे सिर्फ बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, शुरुआत से ऐसा होता रहा है।
बैलेट पेपर में अगर विधायक कोई जा रहा है और वो राष्ट्रपति को अपना वोट देना चाहता है, तो उसको गुलाबी कलर का मिलेगा बैलेट पेपर, जिस पर प्रत्याशी का नाम हिंदी में, इंग्लिश में और उसकी लोकल लैंग्वेज में होगा। ठीक है, गुलाबी। अगर कोई सांसद जा रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत देने, उसको हरे रंग का बैलेट पेपर मिलेगा। सेम इसके साथ भी होगा कि हिंदी, इंग्लिश और उसकी लोकल लैंग्वेज में प्रत्याशी के नाम होंगे। ठीक है, आई होप आपको एकल संक्रमणीय पद्धति समझ में आ गई होगी। बस आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये पद्धति किस देश से ली गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 56 आर्टिकल को समझेंगे। 56 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जिस दिन से वो ज्वाइन करेगा उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक का कार्यकाल उसका रहेगा एग्जैक्ट। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति हर बार अब नीलम संजीव रेड्डी के समय से 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। यानी अब जो नेक्स्ट हमारा टेन्योर चलेगा, इसमें 25 जुलाई जब आएगी तो 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति, या वही हो सकता है वही राष्ट्रपति दोबारा से चुनाव जीत करके आ जाएं। ठीक है, 5 वर्ष से पहले अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या वो त्याग पत्र दे देते हैं, या उन पर महाभियोग लगा दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में दोबारा से नए राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 महीने में करना अनिवार्य है। 6 महीने में करना अनिवार्य है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आई होप 56 भी आपका क्लियर हो गया होगा। 57 समझ लेते हैं। 57 में सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद वही व्यक्ति दूसरी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो एक बार ही लड़ पाएगा या 2 बार ही लड़ पाएगा, तो वो अनलिमिटेड टाइम्स वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद 58 जो कि महत्वपूर्ण है, इसमें क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं राष्ट्रपति पद के लिए, और वो क्या क्या है। पहला तो उसको इंडियन होना चाहिए, दूसरा उसकी उम्र मिनिमम 35 ईयर होनी चाहिए। देखिए मैक्सिमम का इसमें कोई क्लॉज नहीं है, मैक्सिमम उसकी कितनी भी एज हो सकती है, लेकिन उसकी मिनिमम 35 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए। तीसरा, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लिखेंगे कि वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये मैंने आपको इसलिए हाईलाइट करवाया है कि रीजन, जब आप उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहां पर यह शब्द बदलेगा, लोकसभा की जगह वहां पर राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में उसकी योग्यता में ये मेन पॉइंट है कि वह लोकसभा की सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, फोर्थ नंबर की है, वह लाभ के पद पर न हो। अब लाभ के पद क्या होते हैं? वैसे सामान्यतः है लाभ के पद वो पद होते हैं जिनमें सैलरी गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है, जैसे सरकारी टीचर हो या सरकारी अधिकारी कोई हो, वो सब लाभ के पद माने जाते हैं। लेकिन ये निर्णय करता कौन है? ये निर्णय सिर्फ संसद को है कि कौन सा लाभ का पद है और कौन सा नहीं है। देखिए मंत्रियों की जो सैलरी होती है वो भी सरकार के थ्रू ही दी जाती है, लेकिन उनमें उन्होंने एक्सेप्शन लगा रखा है कि मंत्री, उपराष्ट्रपति, इस तरीके के जो पद हैं उनको उन्होंने लाभ के पद नहीं बताया है। तो ये सब डिपेंड करता है संसद के ऊपर। सामान्यतः मैंने आपको बता दिया कि सामान्यतः अगर लाभ का पद जानना हो तो सिंपली कि उसके खाते में यानी उसकी सैलरी क्या आनी चाहिए? गवर्नमेंट के थ्रू आनी चाहिए, तो वो लाभ का पद है। ठीक है, पांचवा देखेंगे इसमें कि वह व्यक्ति जो निर्वाचन के लिए तैयार हो रहा है राष्ट्रपति पद के लिए, वो संसद या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और अगर सदस्य है तो उसको जिस दिन वो राष्ट्रपति बन जाता है
उस दिन उसको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले ही उसको छोड़नी पड़ेगी उसकी सदस्यता, चाहे वो संसद में हो या राज्य विधानमंडल में हो। अगर वो सदस्यता नहीं छोड़ता है तो जिस दिन वो राष्ट्रपति पद को स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा, उसी दिन समझ लिया जाएगा कि उसने संसद या विधानमंडल की जो सदस्यता थी उसको ऑटोमेटिकली त्याग दिया है। ठीक है, ऐसा समझ लिया जाएगा। पांचवा भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और आर्टिकल नंबर 60 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 60। आर्टिकल नंबर 60 राष्ट्रपति की शपथ के बारे में कहता है, यानी ओथ। और शपथ दिलाएगा कौन? राष्ट्रपति को दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई। सीजीआई, भारत का सीजीआई हमेशा राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, अगर मैं शपथ के बारे में आपको बताऊं तो राष्ट्रपति को दिलाता है सीजीआई और उपराष्ट्रपति को खुद राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। उसी तरीके से राज्यों में आप देखिए तो राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनको उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा शपथ, और मुख्य न्यायाधीश को खुद राष्ट्रपति दिलाते हैं। यहां पर देखिए राष्ट्रपति को दिला रहा है मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को देखें तो उनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ये तो शपथ के बारे में हो गया। अगर इनको त्याग पत्र देना हो, राष्ट्रपति को अगर त्याग पत्र देना हो तो वो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति को इस बात की सूचना तुरंत लोकसभा के स्पीकर को देनी पड़ती है कि राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से वो किसको दे रहे हैं? उपराष्ट्रपति को दे रहे हैं, तो किसी को पता ही नहीं चल पाएगा अगर ऐसा होगा तो इसीलिए ये उपराष्ट्रपति का दायित्व बनता है कि वह लोकसभा के अध्यक्ष को यह सूचना दे कि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देंगे तो राष्ट्रपति को देंगे। अगर राज्यों में देखें राज्यपाल वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। मुख्य न्यायाधीश सेम, राष्ट्रपति ने ही शपथ दिलाई थी और राष्ट्रपति को ही वो अपना त्यागपत्र देते हैं। प्रधानमंत्री सेम, राष्ट्रपति ने ही शपथ दिलाई थी और राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, अगर लोकसभा अध्यक्ष की आपसे कभी पूछ लेता है कि इसको शपथ कौन दिलाता है तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं दिलाता है। जब मैं आपको प्रोटेम स्पीकर पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। हालांकि बस आप इतना जान लीजिए फिलहाल कि लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है, क्योंकि वो पहले से ही सांसद होता है और सांसद के रूप में वो पहले से ही शपथ ले चुका होता है। ठीक है, अगर उसको अपना त्यागपत्र देना है लोकसभा के अध्यक्ष को तो वो उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, अगर वेतन की बात करें कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है तो देखिए 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए महीना। कम है या ज्यादा? आपको क्या लगता है 5 लाख रुपए कम है या ज्यादा? बताइएगा जरा। तो 5 लाख रुपए महीना इनकी सैलरी होती है, जो कि 2017 से है। पहले ये सैलरी कम हुआ करती थी। इसके साथ में इनको निःशुल्क आवास मिलता है रहने के लिए, और ये निःशुल्क आवास हमेशा मिलता है। अगर रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी इनके पास निःशुल्क आवास रहता है। हालांकि राष्ट्रपति भवन में नहीं रहते हैं ये, इनको फिर भी सरकारी आवास दिया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा इनको भत्ते मिलते हैं। रिटायरमेंट के बाद इनको पेंशन मिलती है। ठीक है, और ये सैलरी इनकी इनकम टैक्स फ्री रहती है। ठीक है, यहां तक बात आपने समझ ली। अब हम इस राष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण 61 आर्टिकल समझेंगे, और 61 आर्टिकल में महाभियोग दिया गया है। 61 आर्टिकल में महाभियोग है। देखिए महाभियोग क्या होता है? ये एक हटाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, और संसद में ही ये लाई जाती है। मतलब कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ तो राज्यों की विधानसभाओं ने भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया था, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में आप याद रखेंगे कि विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं। यहां पर सिर्फ संसद के दोनों सदन मिलकर के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, और ये 3 चरणों में पूरा होता है। अब मैं आपको चरण समझाऊंगा इसके कि किस तरीके से महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। कि मानते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा इनमें से किसी में भी राष्ट्रपति के विरोध में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, अब इसका जब राष्ट्रपति को पता चलता है कि मुझ पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा रही है तो इसके लिए वो अपना पक्ष रखते हैं। या तो वो खुद रख सकते हैं या अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज करके वो रख सकते हैं। ठीक है, अपना पक्ष। अब देखिए ये
कोर्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, अभी हम सिर्फ संसद की बात कर रहे हैं और संसद में ही चलता है ये। ठीक है, तो आप संसद को आप इससे नहीं कि आप कनेक्ट कर लें उसको कि नहीं महाभियोग प्रक्रिया है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल होगा, इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब देखिए, संसद में मानते हैं हम संसद, और संसद के में पहला मान लेते हैं कि लोकसभा है और राज्यसभा है। तो लोकसभा में हम मानते हैं कि लोकसभा ने इसको प्रस्ताव भेजा। लोकसभा, तो लोकसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी एक चौथाई यानी 1/4 मेंबर्स क्या करते हैं, लिखित में यह प्रस्ताव पारित करते हैं, प्रस्ताव भेजते हैं कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, 1/4, और उस पर साइन भी करते हैं। ठीक है, नोटिस देते हैं संसद को, यानी लोकसभा को दे रहे हैं, लोकसभा को नोटिस देते हैं 1/4, उस पूरे सदस्यों का 1/4 लोग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पहला चरण। ये है पहला चरण। और ये 3 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण हो गया। इसके बाद क्या होता है, 1/4 ने प्रस्ताव दे दिया तो लोकसभा में ये प्रोसीजर चलेगा 14 दिन तक। तो 14 दिन के भीतर, 14 दिन के बाद क्या होगा कि ये जो प्रस्ताव है इसको 2/3 बहुमत से पास करना होगा। अगर देखिए यहां पर कंडीशन अगर ये आ जाती है कि पास ही नहीं हो जाता, अगर देखिए यहां पर कंडीशन ये आती है कि पास ही नहीं हो पा रहा है 2/3 बहुमत से, तो महाभियोग प्रक्रिया वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया का ये सबसे नियम ये है, सबसे महाभियोग प्रक्रिया का नियम है कि उसमें तीनों चरणों का पूरा होना अनिवार्य है। तो अगर पहला चरण होता है और उसके बाद दूसरा चरण नहीं हो पाता है तो मान के चलिए वहीं महाभियोग प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाएगा। तो 2/3 बहुमत से लोकसभा में इसको पास किया जाएगा। अभी लोकसभा में ही है, अभी राज्यसभा में नहीं किया है। तो यहाँ पे 2/3 बहुमत से इसको पास करेंगे। ठीक है, और याद रखेंगे टोटल नंबर्स का, जितने भी कुल संख्या है उसकी। ठीक है, ये नहीं कि उस समय जो प्रेजेंट है टोटल संख्या का। अब ये हो गया हमारा दूसरा चरण। दूसरा चरण हो गया। अब यहां से अगर 2/3 बहुमत से पास हो गया तो फिर ये जाता है यहां से राज्यसभा में, ये जाएगा यहां से राज्यसभा में, और राज्यसभा को भी ये क्या करना पड़ेगा, 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा। अगर वो पास नहीं करते तो महाभियोग नहीं लगेगा, पास करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को हम तीसरा चरण कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, इस बात को नोट डाल करके आप लिख लेंगे कि इस महाभियोग प्रक्रिया में विधान सभाएं भाग नहीं लेती हैं। ठीक है, 3 चरणों में ये पूरा होता है। लोकसभा में अगर आ रहा है तो 1/4 मेंबर्स इसको प्रस्ताव भेजेंगे, और 14 दिन के बाद क्या होगा, 2/3 बहुमत से लोकसभा में पास किया जाएगा, और उसके बाद इसको पास करके राज्यसभा में भेजा जाएगा, और राज्यसभा में भी ये 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा। सेम कंडीशन यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि ये महाभियोग प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाए, तो राज्यसभा की कुल संख्या का 1/4 भाग क्या करेगा, उसको प्रस्ताव करेगा, और फिर वो पास होगा राज्यसभा से ही 2/3 बहुमत से, और फिर उसको लोकसभा में पास किया जाएगा 2/3 बहुमत से। तब जाकर के राष्ट्रपति पर महाभियोग कंप्लीट होगा और उसी समय राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, महाभियोग आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी राष्ट्रपति अब तक रहे हैं और उनकी विशेष उपलब्धियां जो रही हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको लेक्चर कैसा लगा इसको एक बार बताइएगा। अच्छा लग रहा है तब भी बताइएगा, और अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तब भी आप एक बार बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।